वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। दिग्गज नेता वो होता है जो जनता के काम करे, उनकी जो वादे करते हैं उन पे खरा उतरे। और जो हमारे दिग्गज नेता साहब रहे हैं, आज उनको जनता कहीं खड़ा भी नहीं होने दे रही है। उन्हीं के गोद लिए हुए गांव में उनके काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये लोग तो चुनाव ही 5 सीटों पे लड़ रही है। जो 10 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ पाया, जिसके पास 10 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं है, वो तो गिनती में नहीं है। मगर देश में ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है और नई सरकार बनती है तो क्या आपका समर्थन होगा उसे? दुष्यंत के हटते ही आज किसान परेशान है। लोकसभा चुनाव हरियाणा में अपने चरम पर है क्योंकि 25 मई को यहां मतदान होना है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ है राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया जी और दिग्विजय चौटाला जी, जो कि जेजेपी के युवा नेता है। बड़े नेता माने जाते हैं। दुष्यंत चौटाला के बाद सबसे ज़्यादा दिग्विजय चौटाला जी को पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो दिग्विजय जी आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और राहुल फाजिलपुरिया जी आपका भी बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सियासी बातें हो इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया जी, एक बार मैं आपसे आपके करियर के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आप एक सिंगर थे, उसके बाद बिग बॉस में आए और बिग बॉस के बाद सीधा राजनीति में आ गए और दिग्विजय चौटाला जी के साथ आज आप बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा, बिग बॉस में मैं नहीं आया, लेकिन हाँ सिंगर में रहा हूँ। अच्छा। एक्टर में रहा हूँ। जी। और बचपन से शौक था, संघर्ष किया, मेहनत करी। और बहुत सी बार हमने तो सरकार की भी कोशिश करी कि यहाँ से कोई हमें ऐसी सुविधा मिल जाए कि हम कर ले। फिर हमने बॉम्बे के चक्कर काटे, वहाँ जाके काफ़ी संघर्ष किया और अच्छे सिंगर बने। उसके बाद बड़े भाई ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद भाई से जुड़े और आज इन्होंने मेरे को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको निभा रहे हैं। संघर्ष के बारे में तो आपके हमने भी काफ़ी सुना है कि आपने अपना नाम भी इसीलिए बदला था जिससे आपके गांव को पहचान मिले। तो यही बात थी और कोई भी बात है इसके पीछे? मेरी कोशिश यही थी कि शुरू से कि जहाँ से हम आए हैं, जहाँ के लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं, जो हमारे आसपास के गांव गुआंढ हैं, उनको एक मैसेज जाए कि अगर एक इस आम गांव का लड़का भी काम कर सकता है जी। तो कोई भी कर सकता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ के राजकुमार राव हैं, जी। वो भी हमारे गांव से हैं, लेकिन उसका किसी को पता ही नहीं है कि वे गांव से है। तो मोटिवेशन मिलती नहीं, किसी को लगता है कि भाई किसी बड़े फिल्म सितारे के बच्चे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, नाम रखने का पीछे सिर्फ एक ही था कि पता लगे कि आम परिवार के बच्चे भी स्टार बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं। आपके सामने गुड़गांव लोकसभा में दोनों ही पार्टियों से दिग्गज नेता, बीजेपी के जो है राव इंद्रजीत, वो भी अहिरवाल के राजा कहलाते, दिग्गज नेता है, सांसद है मौजूदा, बड़ा एक नाम है वो भी। इसी तरह राज बब्बर जी, वो भी काफ़ी लगभग 3 दशक से वो भी सक्रिय राजनीति में एक्टर रहे हैं। तो मुकाबला कैसा मान रहे, त्रिकोणीय मुकाबला है या आमने सामने का? मैं कहता हूँ दिग्गज नेता वो होता है जो जनता के काम करे, उनकी जो वादे करते हैं उन पे खरा उतरे। और जो हमारे दिग्गज नेता साहब रहे हैं, आज उनको जनता कहीं खड़ा भी नहीं होने दे रही है। उन्हीं के गोद लिए हुए गाँव में उनके काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आज 15-15 गाँवों की पंचायत हो रही है, जो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं सिर्फ उन नेताओं की वजह से, जिनको आप दिग्गज बता रहे हैं। दिग्गज वो होता है जो अपने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहे, उनकी समस्याओं सुख दुख में उनका साथी बन के रहे। दिग्विजय जी, इसी बात पर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अभी हम राव इनके बीजेपी कैंडिडेट के ऑफिस में ही मौजूद थे, तो वहाँ हमारे उनके ऑफिस में ही कुछ लोग आए और उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमारे यहाँ आइए, हमारी सोसाइटी में आइए कि 4 साल से जो जैसी स्थिति थी यथा स्थिति वही बनी हुई है, काम नहीं हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि गुड़गांव में कुछ उन्होंने काम कराया है, या आपके कैंडिडेट जीतेंगे तो क्या आप काम कराएंगे? 4 साल से नहीं, वो 20 साल से राज कर रहे हैं। 20 साल से यहाँ के सांसद हैं। 10 साल कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के बाद 10 साल भारतीय जनता पार्टी से रहे। जब कांग्रेस में थे तो एक ही बात कहते थे कि मेरी हुड्डा के साथ जो है ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा मेरे काम नहीं करते। और 10 साल भारतीय जनता पार्टी में भी वो सांसद नहीं है, बल्कि दोनों सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो मेरे हिसाब से राव साहब से ये पूछना चाहिए कि इससे ऊपर तो प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री उन्हें कोई बनाएगा नहीं। तो जब वो 20 साल में, अब कहते हैं कि मेरी खट्टर से नहीं बनी, तो 20 साल में उनके ना बनने का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। कैसे सांसद हैं जिनका इतना पैसा लैप्स होकर के चला गया? उनकी हाजिरी देख लीजिए, कितनी बार वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बोले हैं, क्या उनने कोई क्षेत्र की आवाज़, हरियाणा की आवाज़, हरियाणवी की आवाज़ उठाई है? तो ये दिखाता है, ये किसी ज़माने में ये चीज़ें चल जाती थी कि ये हमारे उस खानदान से आते हैं तो हम इनकी इज्जत कर करके इनको जिता देंगे। अब जनता बहुत जागरूक है और ये लड़ाई ही राजशाही वर्सेस जनता की है। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आज तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। अब लड़ाई सीधी सीधी जनता ने ये तय करना है कि हमने राजा को जिताना है या एक आम सेवक को जिताना है, जो पंच सरपंच नंबरदार की तरह गाँव में
गरीब को, किसान को, मजदूर को, और शहरों में, कॉलोनियों में, ये जितनी हाई राइजेज हैं इनमें जा कर के एक सेवक की तौर पर काम करें। जी, क्योंकि आपने कहा कि खट्टर साहब का भी नाम लिया और अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले ही राव और अजय इंद्रजीत जी का एक बयान सामने आया कि धर्मवीर का जब नामांकन हुआ उसकी खबर मुझे नहीं दी गई। धर्मवीर ने ही 1 दिन पहले उन्होंने भरी सभा में कहा। तो क्या ये कैसी मजाक की बात है? धर्मवीर को टिकट दिलवाने वाले राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। जी, उनको यही नहीं पता कि उनका नुमाइंदा चुनाव कब लड़ रहा है, कब नॉमिनेशन भर रहा है। ये तो जनता को गुमराह करने की, वो उस समय वहाँ कुछ और संदेश देना चाहते थे, वो दे दिया है उनने। जी, जी। तो वो सवाल उनको यही लेकर उठ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं नाप दूंगा, एक बार चुनाव हो जाने दो। क्या है कि खट्टर के लिए बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा नापेंगे? जी, 30-40 साल में तो आपसे ये लोग नापे नहीं गए। इतना लंबा अरसा हो गया, आपसे जो काम नहीं हुआ, अब अगले 5 साल किस लिए विश्वास करे जनता आप पर? अब समय जा चुका है। राव साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हुए, मगर अब एज भी और समय भी उनका जा चुका है। उनकी जो क्षमता के हिसाब से वो डिलीवर कर सकते थे क्षेत्र के लिए, उन्होंने नहीं किया। तो अब राव साहब को जाना होगा, वो गोल्फ खेलें। गोल्फ खेलना उन्हें बहुत पसंद है, शाही पकवान उन्हें बहुत पसंद है, घूमना फिरना उन्हें बहुत पसंद है, और अब मेरे हिसाब से वो सैर सपाटा करेंगे और यहाँ पर सांसद के तौर पर सेवा, एक सेवक के तौर पर राहुल फाजिलपुरिया करेंगे। दिग्विजय जी, क्योंकि हरियाणा में पिछली बार भी बड़े विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें बड़ा कड़ा मुकाबला रहा था। उसके बाद आप दोनों गठबंधन में आए, बीजेपी और जेजेपी, और अचानक वो गठबंधन हुआ, लेकिन आपने लंबी सरकार चलाई भी। तो अब बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत आप अलग हुए। तो ये कैसी रणनीति है? क्योंकि इस रणनीति के नाम पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं, क्या इलेक्शन के बाद फिर से एक हो सकते हैं? आज भाजपा की सरकार को गिराने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, तो सबसे पहले उसका समर्थन दुष्यंत जी ने किया। तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद सी बात है, कोई ऐसा कहे। हाँ, बीजेपी के लोग ऐसा जरूर कह रहे हैं हमें कमजोर करने के लिए। बीजेपी के लोग ये अंतिम तक प्रयास करेंगे दिखाने के लिए कि हम सहमति से अलग हुए हैं, हम मुद्दों पर अलग हुए हैं। अगर 5100 पेंशन जो हम करना चाहते थे बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की, उन्होंने नहीं की। जो बातें थी वो 75% आरक्षण को पूर्णतः उसका कोर्ट में नहीं लड़ाई लड़ पाए हरियाणा की सरकार। तो हम मुद्दों के आधार पर अलग हुए, और अब मुद्दों के आधार पर ही, और संघर्ष की हमें चिंता नहीं। संघर्ष हमें चौधरी देवीलाल जी से विरासत में मिली, हमने तो संघर्ष ही तो किया। हम सत्ता में तो बहुत कम रहे जीवन में, मगर जब भी रहे लोगों के लिए काम किया। इनेलो कहीं आपके वोट में आपके नहीं, गठबंधन तो चुनाव ही 5 सीटों पर लड़ रही है। जो 10 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ पाया, जिसके पास 10 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं है, वो तो गिनती में नहीं है। पर चाचा तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं आपकी। बड़ी बातें कह रहे हैं, वो उनकी खुद की सीट पर क्या हाशिया होगा, मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय जी, मैं बस कुछ आखिरी सवाल कर रहा हूँ, हालांकि आप बहुत व्यस्त हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस व्यस्तता के बीच आप दोनों ने हमें इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया। इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और एक तरफ बीजेपी लड़ रही है और एक तरफ आप भी लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को कितनी कितनी सीटें देना चाहेंगे, अगर आप दे तो? मैं कोई ज्योतिष पंडित नहीं हूँ, मगर देश में ये नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है, और मुझे लगता है कि अंडर और अराउंड 200-225 से ऊपर एनडीए कंबाइंड उसको पार नहीं कर पाएगा। तो बचे हुए को आप इंडिया माने या अदर्स माने, अभी तो इंडिया गठबंधन का प्रारूप भी सिर्फ मंच पर ही नज़र आता है ना, वो कभी बना या कभी उसके नाम का कुछ वो नहीं हुआ। तो ये भविष्य तय करेगा, भविष्य के गर्भ में है। 4 जून के बाद पता चलेगा कि वो एकजुट हो पाएँ, नहीं हो पाएँ, कांग्रेस के साथ जा पाएँ या कांग्रेस उनके साथ आए। ये स्थिति अभी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी एनडीए जा रहा है, तो अब जो अगर मान लीजिए एनडीए जा रही है और नई सरकार बनती है, तो क्या आपका समर्थन होगा उसे? बिल्कुल नहीं, एनडीए के साथ अब हम बिल्कुल नहीं होंगे, और हम अपना जो अगला विकल्प है वो 4 जून के बाद जो है तो उसको तलाशने का काम करेंगे। एनडीए के साथ हम थे और हमने एक लॉयल पार्टनर के तौर पर काम किया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर हमें प्रॉमिस किए थे उन्हीं मुद्दों पर हमें डिच किया, और मैं नहीं मानता कि अब भविष्य में हाल फिलहाल कोई इस तरह की स्थिति बनेगी। अब जनता ने और जो है ना समय ने हमें संघर्ष की आग में झोंक दिया है। जैसे सोना तप करके कुंदन होता है, वैसे ही हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लोगों का साथ प्राप्त कर करके आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल बस दिग्विजय जी मेरा आपसे यही है कि जब किसान आंदोलन हुआ, 2 बार किसान आंदोलन हुआ, और कहीं कहीं से अभी भी खबर आती है, हालांकि बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों की नाराज़गी भी आपके खिलाफ देखने को मिली थी। तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा, या वो डैमेज कंट्रोल किया जा चुका है? ऐसा है कि किसान आंदोलन में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स ने किसानों की सेवा की, किसानों के बीच में रही। हमने किसी ने भी पार्टी की लाइन पर
किसानों के उस आंदोलन में शामिल होने से नहीं रोका, बल्कि दुष्यंत जी ने तो खुले तौर पर कहा कि इसके लिए किसानों के साथ खड़े हो जाओ। बल्कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक चलन था कि जिसकी जितनी फसल जमीन है उसका उतना हिस्सा उसमें दान के तौर पर, चंदे के तौर पर, तो हमारी पार्टी के लोगों ने सबसे ज़्यादा दिया। हम तो किसानों के साथ खड़े रहे और मैंने तो स्वयं जाकर के बॉर्डर्स पर SGPC के लोगों के साथ, पंजाब की जो ये आपकी वो है, वहाँ पर जो है ना खूब सेवा की। फाजिलपुरिया वहाँ पर सेवक के तौर पर रहे, इन्हें तो गाने भी गाए वहाँ पर जो बहुत मशहूर हुए, इन पर मुकदमे दर्ज भी हुए। तो हम सदैव किसानों के साथ थे। दुष्यंत चौटाला ने, ये मुद्दा हरियाणा का है ही नहीं, 14 फसल पर MSP दी, MSP की लड़ाई है। 14 फसल पर हमने MSP दी, देश में सबसे ज़्यादा। पंजाब में सिर्फ 3 फसलों पर है। हमने परचेज सेंटर्स, कोरोना में जब आदमी से दूर हो गया, हमने 1100 परचेज सेंटर बनवाए। हमने किसान के खाते में, हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में डलवाई, 72 घंटे के अंदर पेमेंट हुई। दुष्यंत के हटते ही आज किसान परेशान है। आज खाद बीज की जहां समस्या है, वहीं परचेज की इतनी भारी भयंकर समस्या है। सरसों के किसान तो एक एक महीना ट्रालियों पर सोए रहे और पेमेंट अभी तक नहीं आई है, जो दुष्यंत के राज में सिर्फ 48 घंटे में आ जाती थी। मैं तो सवाल उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो जयंत चौधरी जी थे, वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ यहाँ दुष्यंत चौटाला को भला बुरा कहते थे। जहाँ MSP की लड़ाई है वो यूपी में है असली मायने में, तो क्योंकि वहाँ पर कानून नहीं है। MSP की असली हकदार जो यूपी का किसान था, आज उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गए। तो विरोध होना चाहिए तो ऐसे लोगों का होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला तो तब भी किसानों के साथ था, लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी। फाजिलपुरी, आखिरी सवाल आपसे भी बस मैं यही करूंगा कि खबरें आई अभी हाल ही की है, कल या परसों की शायद, कि आपके खिलाफ सवाल उठाए गए कि आपने बाइक रैली बिना हेलमेट के निकाली। मैं कहना चाहूँगा कि जो हम पगड़ी डाली हुई है जी और जैसे हमारे सिख भाई डालते हैं, जी तो उसमें कानून में भी है, उनका भी कोई चालान नहीं काटता और अलाउड है कि आप पगड़ी अगर आपके सिर पे है तो हेलमेट की जरूरत नहीं है, वो आपको सदैव बचाने का काम करती है। तो मेरे ऊपर तो मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, सम्मान की पगड़ी थी, तो मैंने वो देखते हुए, दिमाग में रखते हुए मैं चला था। तो अब आने वाले मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल तैयार है और पूरे जोश के साथ है। और अब की बार युवा साथियों में पूरा जज्बा है, पूरा उनके अंदर जोश है, आपको अब की बार रिजल्ट में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फाजिलपुरिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी। बहुत धन्यवाद, आपका भी। शुक्रिया आपका। जी, तो ये थे फाजिलपुरिया जी और दिग्विजय चौटाला जी। दिग्विजय चौटाला जी के बारे में जो हमने सुना, कहा जाता है कि काफ़ी बेबाक वक्ता है। जी रोड के हालात जी। भी दिखाएं प्लीज। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कूड़े के हालात अगर हर गांव के चौराहे के ऊपर है, आज ये हालात हैं, पिछले 20 साल के अंदर आप किसी भी गांव के अंदर घूम ले, जिसको दुबई जैसा कहते हैं, वो दुबई जैसा दिखने वाला जो गुड़गांव है वो बिल्डरों का बना हुआ है। अगर असली गुड़गांव देखना है जिसमें सरकार का योगदान, तो ये है। हर गाँव के ऐसे हालात है कि आप पैदल चल के निकल नहीं सकते, अगर आपके पास गाड़ी घोड़ा है तो ही आप जा सकते हैं। तो फाजिलपुरिया जी, गुड़गावा के लिए तो काफ़ी श्रेय हुड्डा जी को दिया जाता है। लेकिन उस समय में भी जो हमारे राजा साहब थे, सांसद तो वो भी रहे, मंत्री तो वो भी रहे, यहाँ से जिता के तो उनको भेजा गया था। उनका नहीं बनता फर्ज कि आए अपने गाँव के अंदर जो उनके लोग हैं, जो इतना प्यार करते थे, जो इतना विश्वास करते थे, उनकी समस्याओं को सुने। आज नखड़ोला गाँव से हम आए हैं, पूरा नखड़ोला गाँव तोड़ के गिर रखे है, पिछले 3-4 साल हो गए, उसमें रोड कोई नहीं बना रहा है। आज नगर निगम को नरक निगम का नाम दे दिया है। सब हाथ जोड़ रहे कि भाई हमारा इससे पीछा छोड़ा। 75 गाँव ने तो इकट्ठे के पंचायत भी कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुद्दे बहुत हैं। मैं बताना चाहूँगा, राजा साहब की कभी नीयत नहीं रही काम करने की, और अब वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि नए युवा आए हैं और इन्हें अपने हक अधिकारों का पता है, तो इसलिए अब की बार वो प्रयास भी कर रहे हैं हमें किसी न किसी तरह दबाने से। तो बताना चाहूँगा, अब की बार युवाओं ने अब की बार ये कमान संभाल लिया और अब की बार अच्छे इस तरह के बदलाव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फाजिलपुरिया जी। तो आपने दोनों की बातें सुनी और कितनी बेबाकी से दिग्विजय चौटाला जी ने भी और फाजिलपुरिया जी ने भी अच्छे से जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए। और इसी चीज़ का कहते हैं कि कई लोग कायल है, खासकर दिग्विजय जी के बड़ी बेबाकी से और हर सवाल का जवाब। कभी ऐसा हमने भी नहीं देखा कि कोई सवाल दिग्विजय जी ने स्किप किया हो। तो खैर फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बिज़ी वक्त में से हमें समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो बाकी दावे जो है वो कितने सही साबित होंगे ये तो 4 जून को ही तय होगा, और इसके साथ ही ये भी तय होगा कि जेजेपी का रुख किधर है, इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ, वो 4 जून के बाद ही तय होगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी चुनावी खबरों के लिए और देश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।